नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं मिर्ज़ापुर ज़िले के कैलहट गांव में हूं और यहां पर हमारे प्रगतिशील किसान विपुल सिंह भैया हैं। तो मैं इनके करेले के प्लाट में आया हुआ हूं और ये करेले की खेती किए हुए हैं। तो करेले की खेती किस प्रकार करते हैं जिससे इनको अच्छी सफलता मिलती है, और ये पढ़े लिखे और ये जागरूक किसान हैं। तो मैं इनसे इनका परिचय लेता हूं और करेले की खेती के विषय में जानकारी लेता हूं कि कैसे किसान खेती करके और अच्छी अर्निंग कर सकता है। तो सबसे पहले विपुल सिंह भैया, हम आपसे अपन पूरा परिचय जानना चाहते हैं, आप पूरा परिचय बताओ। देखिए, हमारा नाम विपुल सिंह है और मैं कैलहट गांव नारायणपुर ब्लॉक तहसील चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ जी। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी हुई है और कब से आप इस बागडोर को संभाल रहे हैं? मैं वैसे बाई प्रोफेशन में मतलब डिग्री की अगर बात करें तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जी। और मैंने लॉ में ड्रॉप आउट किया है। मैं लॉ कर रहा था, मैंने छोड़ दिया जी। और उसके बाद मैं पिछले 7 सालों से बकरी फार्म सफलतापूर्वक रन कर रहा हूँ। अच्छा, बकरी फार्म। मिर्जापुर जिले का इकलौता मेरा फार्म है जो सफलतापूर्वक चल रहा है जी। और पिछले 4-5-6 महीनों से मैं किसानी लाइन में। पिताजी पहले करते थे, अब नहीं रहे, तो उनके बाद मैं देख रहा हूँ। जी। तो ये करेले की खेती का अनुभव इस साल कुल मिलाकर के आपका पहला रहा है जी। तो इसके विषय में थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिए कि आपको क्या क्या समस्याएं आई और किस तरह से आपने वैरायटी का चुनाव किया और मार्केट में इसकी क्या डिमांड है। उसके अलावा खेत की तैयारी आप किस प्रकार करते हैं। सर्वप्रथम खेत की तैयारी के विषय में जानकारी दें, उसके बाद आगे वाली जानकारी हम आपसे चाहेंगे। देखिए, खेत की तैयारी मान के चलिए कि मई के बाद जब हम सूरन की बुआई कर लेते हैं अपने यहाँ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम मुख्य रूप से सूरन का है जी। सूरन की बुआई से जब हम खाली हो जाते हैं तो लगभग 1 जून के आसपास हम खेत की तैयारी में लग जाते हैं। अच्छा। और मेरा हमेशा से मानना है कि मतलब जीवन में सबका अपना एक उसूल होता है, एक सिद्धांत होता है जिस पर वो व्यक्ति चल रहा होता है जी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरे पास 5 लाख रुपए है तो मैं उसमें 50 ग्राम सोना खरीदना चाहूँगा। और क्योंकि 5 लाख रुपए में अगर मैं खरीदना चाहूँ तो मेरा आंकड़ा है कि 10 कुंटल लोहा भी मिल सकता है जी। तो मैं 10 कुंटल लोहा ना खरीद के 50 ग्राम सोना खरीदना चाहता हूँ जी। उसमें फायदा ये होता है कि लोहा जब भी होगा वो कबाड़ होता चला जाएगा और सोने की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। तो कबाड़ इकट्ठा करने का मेरा कभी सिद्धांत रहा ही नहीं। अच्छा। और मैं हमेशा से खेती को ये मानता हूँ कि अगर किसान स्मार्ट तरीके से स्मार्ट मूव के साथ अगेती खेती करे तो उससे बेस्ट मूव कुछ हो नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि बिना रिस्क लिए आपको अर्निंग नहीं मिलेगी। इस समय जो करेला है सभी किसानों का हार्वेस्टिंग जो है वो पीक पॉइंट पे है लेकिन इस समय रेट नहीं है। 10 से 15 रुपए, 15 से 16 रुपए औसतन कीमत जा रही है जी। हमने जो करेले की खेती की, ये पिताजी से सीखी हमने। पहले पिताजी खेती करते थे जी और देखा ताका था मेरा सब कुछ उनका कि मतलब किस तरीके से इसकी खेती की जाती है जी। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत समस्याएं तो आती हैं। खेत की तैयारी वही 1 जून से हमने बताया आपको जी। जैविक पर पूरा फोकस रहता है। अच्छा। तो बेसल डोज में हम वही अपने फार्म से निकला हुआ बकरियों की मैगनी, गाय का गोबर सड़ा हुआ, क्योंकि गाय के गोबर को हम डिकम्पोज भी करते हैं। अच्छा, वो वर्मी नहीं, वर्मी का पैटर्न अलग है। अच्छा, उसका अलग। हाँ, जैसे एक डिकम्पोजर जो आता है, बहुत सारे किसान भाई जानते हैं, जैसे सरकार की एक पहले नमामि गंगे योजना में जी, उसमें बहुत सारे किसानों को जो है कि डिकम्पोजर दिया गया, जिसको हम मल्टीप्लाई करके बैक्टीरियल ग्रोथ के साथ ड्रम में जो बनाते हैं उसको हम गोबर में हमेशा जो डालते रहते हैं, जिससे कि गोबर जो साल भर में सड़ने को वो 4-6 महीने में ही सड़ जाती है। ठीक है, तो जब उसका यूज आप सड़े हुए गोबर का करेंगे तो वो मिट्टी को ताकत देगा, लेकिन अगर आप कच्चे गोबर को यूज करेंगे तो वो मिट्टी की ताकत को बढ़ाने से ज्यादा घटाने का काम करता है। अच्छा। क्योंकि गोबर में होती है गर्मी और साथ ही साथ मार्स गैस होती है जिसको मीथेन बोलते हैं जी। अगर मीथेन बन रही है तो वो मिट्टी की गर्मी को जो है कि वो बढ़ाएगी, जिससे कि इसके बैक्टीरिया में जो ह्यूमस वगैरह होते हैं, जो आवश्यक तत्व हैं, वो मर जाते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बेसल डोज डालते समय या तो आप वर्मी कंपोस्ट अगर घर पे बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। और अगर नहीं तो आप अगर जैसे, क्योंकि ज्यादातर किसान 1-2 गाय भैंस तो लगभग सबके पास होती हैं जो खेती वगैरह कर रहे हैं जी। तो आप गाय का सड़ा हुआ गोबर डाल करके इसकी जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद फिर इसका पलेवा करते हैं और पलेवा करने के बाद हम फिर से जुताई करके पाटा चलवाते हैं। लगभग 6-7 जून तक ये तैयार हो जाती है।
और फिर उसके बाद ट्रैक्टर से हम लोग इसमें मेड़ाबंदी करते हैं, नाली बनाते हैं। अच्छा। नाली के बाद नालियों में हम छोटी छोटी पिंडियाँ तैयार करते हैं और उस पर मान के चलिए कि 15 जून तक बुआई करा देते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो जब इसकी बुआई आप करते हैं तो एक जगह जैसे मैं देख रहा हूँ कि आप इसकी पिंडी बनाते हैं या ढला बनाते हैं, उस पर बुआई कराते हैं, तो एक जगह कितने बीज बोते हैं? एक जगह में 5 से 6 बीज हम लोग लगाते हैं। 5 से 6 बीज लगाते हैं? कम से कम 6 बीज तो डालते हैं। तो खेत की खूब अच्छी तरह से जुताई उताई करके जब तैयार करके बना लेते हैं तो इसको बो देते हैं। हाँ, बुआई करा देते हैं। और कितने दूर पर होता है इनका? मान के चलिए 11 से 12 फीट पौधे से पौधे की दूरी होती है। मतलब एक पिंडी से दूसरे पिंडी की दूरी जो होती है वो 11 से 12 फीट होती है। और बीज 5-6 होता है? 6 बीज इसलिए बुआई कराते हैं। औसतन देखिए 4 बीज हम ऊपर चढ़ाते हैं। आप कहीं भी देखेंगे जैसे ये हमारे पीछे जो फसल लगी हुई है इसमें हमने 4 पिंडी वो ऊपर चढ़ाया है। हाँ। 6 बीज हम इसलिए निवेश करते हैं इसमें कि कभी कभार जैसे क्या होता है कि जब हम खेत की मतलब सिंचाई करते हैं तो गर्मी के मौसम में आवारा कुत्ते होते हैं, जानवर होते हैं, वो नमी की वजह से आकर के इन खेतों में बैठते हैं और पिंडियों को ऐसे जो है कि खुर से खन देते हैं, जिसकी वजह से अगर जैसे मान के चलिए अगर हमने यहाँ 4 पौधा बोया और ये 4 जर्मिनेट हुआ जिसमें से 2 पौधे किसी बाह्य कारक की वजह से नष्ट हो गए, तो हमारी खेती में उसका उत्पादन जो है वो घट जाएगा। क्योंकि एक बांस के पास लगभग कम से कम 4 पौधे तो जाने ही जाने चाहिए ऊपर, जो चारों दिशाओं में फैल सकें। अगर अब यहाँ से 2 पौधा जाएगा तो जहाँ 4 पौधा और जहाँ 2 पौधा, तो उत्पादन यहीं से प्रभावित होना शुरू हो जाता है। तो जब 6 बीज हम बोते हैं तो उसका कम से कम 1 महीने तक अच्छे से केयर करते हैं। और 6 बीज में जब ऊपर जाने की बात आती है तो हम लगभग 4 बीज ऊपर डालते हैं और 2 बीज वहीं पे छोड़ दिया जाता है। अच्छा। अगर किसी कारणवश हमारा जैसे ऊपर जाने के बाद 2-4 फीट फैलने के बाद वो बीज या वो पेड़ खराब होने लगा तो नीचे हमारे पास एक एक्स्ट्रा पेड़ बचा होता है और हम उसको फिर चढ़ा देते हैं और बैकअप में रखते हैं। ये गजब टेक्निक है आपकी जी। तो ये वैरायटी कौन सी है? ये जो वैरायटी है ये रूसान की ब्रीड है। अच्छा। हाँ, रूसान की ये छोटी वैरायटी है। अच्छा। जिसको करेली बोलते हैं। अच्छा जी। तो इसका डिमांड मार्केट में कैसा रहता है और बड़े करेला की अपेक्षा इसका क्या रेट? ईस्ट वेस्ट का जो बीज आता है, वैसे तो करेले के कई सारे वैरायटीज उपलब्ध हैं जी। और ईस्ट वेस्ट की जैसे प्रगति वगैरह है तो उनकी साइज काफी अच्छी है। अच्छा। लेकिन डिमांड की अगर बात करें तो इसकी डिमांड अगर ये 25 रुपये बिक रहा है तो वो 17-18 बिकेगा। अच्छा, 7-8 रुपए का अंतर? 7 से 8 रुपए का अंतर है। कभी कभी अंतर 1-2 रुपए का भी होता है, तो उससे किसान हताश ना हो, क्योंकि इसका प्रोडक्शन जो है उससे कहीं गुना ज्यादा है। अच्छा, ये रूसान का अधिक है? हाँ, इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो मैं ये देख रहा हूँ ये आपका बता रहे हैं आधे एकड़ का प्लाट है। हाँ, ये आधे एकड़ का प्लॉट है। तो इस तरह के 3 प्लाट हैं आपके पास? हाँ, इस तरीके के 3 प्लॉट है हमारे पास करेले के। और लगभग एक ही साथ बुआई करते हैं आप? हाँ, सबकी बुआई लगभग 1-2 दिन आगे पीछे हुई है। 1-2 दिन आगे पीछे होती है। तो आप रूटीन बना लेते हैं कि कब कब इनकी तुड़ाई करते हैं? एक ही दिन सब तोड़ लेते हैं कि आगे? तुड़ाई नहीं होती है, क्योंकि किसान को अगर रोज आमदनी हो तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है जी। और सब दिन की मंडी एक जैसी नहीं होती है जी। तो जैसे करेले की तुड़ाई करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये छोटा फल है, उसको तोड़ने में और इसकी जो लताएं होती है काफी नाजुक होती हैं। अगर आप इसको ऐसे खींच करके तोड़ेंगे तो लता टूट जाएगी, तो इसको आपको ऐसे नाखून से तोड़ना पड़ता है। बहुत सारे किसान इसको कैंची या ब्लेड से भी काटते हैं जी। हम लोग तो हाथ से ही तोड़ते हैं, क्योंकि हमारे जो लेबर हैं वो काफी काम करते हैं। हाँ, एक्सपर्ट हो गए हैं काम करते करते, तो हाथ से यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरीके से इसकी तुड़ाई कर देते हैं। अच्छा। तो कद्दू वगैरह की तुलना में इसकी तुड़ाई करने में समय लगता है, तो हम प्रतिदिन अपना एक प्लॉट तोड़ते हैं। अच्छा। आधे एकड़ का प्लॉट प्रतिदिन, आज ये हार्वेस्ट हुआ, कल वो होगा, परसों वो होगा, फिर अगले दिन इसकी हार्वेस्टिंग जी फिर से चालू हो जाएगी। तो मतलब ये साइकिल बना रहता है, प्रतिदिन मंडी जाना है, ये टारगेट होता है। अच्छा जी। तो इसमें जिसे अब इसको जब चढ़ा लेते हैं तो झमड़ा बनाने के लिए ये जो बांस होता है जी, तो बांस की हाइट या लंबाई कितनी रखते हैं आप? जब हम बांस खरीदने जाते हैं तो जो एक पूरा बांस होता है उसमें हम जो छोटी छोटी काड़ियाँ बनाते हैं, ये पीसेस बनाते हैं, तो इसकी औसतन हाइट जो है वो 10 फीट रखते हैं। 10 फीट इसकी हाइट रहेगी? 10 फीट रखते हैं। और लगभग 2 फीट इसको हम जमीन में अर्थ ऑगर जो मशीन आती है पेट्रोल चलित जी, जिसमें अर्थ ऑगर से हम इसकी मतलब गड्ढा बनाते हैं और उसमें उसको बांस को डाल देते हैं। अच्छा। तो लगभग 2 फीट ये जमीन में होता है और 8 फीट ये ऊपर होता है। तो इसकी जो हम मोटी वाली रस्सी या तार डालते हैं, जो पेट वायर जिसको बोला जाता है, अच्छा। तो इसको हम लगभग अपनी हाइट के हिसाब से 6.5 पौने 7 फीट पे बांधते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा जो बांस है वो 8 फीट पे होता है, 8-8.25 फीट ऊपर होता है। तो हम जो है कि क्या बताएं आपको, 6.5 से पौने 7 फीट के आसपास जितना अपना हाइट ऊपर तक
हाथ जा सके, वहाँ पे पेट वायर डालते हैं। इससे होता क्या है कि हमारा जो झमड़ा है वो नीचे की तरफ झुकाव कम लेता है। हाँ, बहुत सारे किसान जो है कि उसको 5 फीट पे भी बांध देते हैं, 5.5 फीट पे बांधते हैं, तो लेकिन उसमें नीचे चलने में और हार्वेस्टिंग करने में काफी परेशानी होती है। दिक्कत होती है। अभी आपकी औसतन हाइट हमको लग रहा है कि 5.25 फीट के आसपास होगी। जी। अभी आप हमारे प्लॉट पे ऐसे खड़े हैं और मुझे नहीं लगता कि आपके सिर से भी ये टच हो रहा है। नहीं जी, क्योंकि इसमें लगभग 4 से 5, 4 कुंटल, 4.5 कुंटल, 5 कुंटल इस समय हार्वेस्टिंग हो रही है। अच्छा। और इतना लोड लेने के बाद भी ये झमड़ा एज इट इज ऐसे खड़ा है। हाँ, तो इसमें अच्छा, इसमें जो आप ये रस्सी इस्तेमाल करते हैं जी, तो ये क्या रेट मिलती है? ये पैरासूट की नायलॉन आती है, ठीक है, जिसको पैरासूट लोग बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। और ये 17 तागे की होती है। अच्छा, 17 तागे होते हैं इसमें। तो ये 17 तागे वाली क्या रेट मिलती है और ये पतली वाली क्या रेट है? ये लगभग दोनों सेम रेट में है। मान के चलिए 5 रुपए ऊपर। ये जो पतली वाली आती है ये थोड़ी सस्ती होती है, मोटी वाली थोड़ी सी महंगी होती है। अच्छा। ये पिछली बार 160 रुपए किलो पड़ी थी और ये 155 रुपए पड़ी थी। 155 रुपए किलो थी। ये हाफ एकड़ में मान के चलिए अगर आप लगाना चाहते हैं आधे एकड़ में, तो ये वाली जो रस्सी आएगी वो 6 किलो लग जाती है। पतली वाली 6 किलो। और एक तरफ क्योंकि हम लोहे का तार यूज करते हैं, जो जीआई वाला तार होता है। अच्छा। क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। जब झमड़ा लोड लेता है या आंधी वगैरह आती है तो उसको बचाने के लिए हम एक साइड लोहे की तार यूज करते हैं और एक साइड ये जो है नायलॉन की रस्सी यूज करते हैं। अच्छा, एक अंतर दे करके करते हैं इसको? नहीं, ये जो मतलब ऐसे पूरब से पश्चिम जो खींचा गया है ये सब नायलॉन वायर है। नायलॉन वायर है। और आप इधर देखेंगे तो ये जो है कि ये लोहे का तार है। अच्छा, वो लोहे का, ये एक साइड लोहे का तार है और एक साइड नायलॉन वायर। ठीक है, तो ये नायलॉन वायर हाफ एकड़ में मान के चलिए 7 से 8 किलो लग जाता है। और वो मान के चलिए कि जो लोहे का तार है वो 20 से 25 किलो मान के चलिए हाफ एकड़ में जाता है। अच्छा, हाफ एकड़ में 20 से 25 किलो। अच्छी क्वालिटी का तार अगर आप एक बार खरीद लेते हैं, जीआई का अगर कोटेड होता है 75 जीएसएम के ऊपर है, तो ये मान के चलिए वो तार की लाइफ 7 साल 8 साल है। 7-8 साल चलेगा? 8 साल चलता है। एक बार आपको निवेश करना है तो इसलिए तार सस्ता पड़ जाता है और तार में तनाव कम होता है, जिसकी वजह से जो कि झमड़ा काफी ऊंचाई पर टिका रहता है और लटकता नहीं है झमड़ा जी। पंडाल आपका। हाँ। तो इसमें रोग बीमारी की क्या स्थिति रहती है और इसको किस तरह से आप नियंत्रित करते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे किसान भाई तो इसमें मोज़ेक रोग से परेशान हो जाते हैं, कहते हैं इसमें कुकड़हवा लग गया या मोज़ेक लग गया, पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। और कुड़िया रोग भी उसको बोलते हैं कहीं कहीं। जी। तो देखिए, सब्जी वर्गीय अगर आप फसलों में देखेंगे, जो मुख्यतः लता वर्गीय फसलें हैं और जो नरम तने की फसलें हैं, इसमें रस चूसक जो कीड़े हैं तो ये इसका प्रभाव होता है। जो कुड़िया रोग लोग बोलते हैं उसका मुख्य जो कारक है वो है आपके खेतों में मक्खी का होना। अच्छा। व्हाइट फ्लाई जो होती हैं, सफेद कलर की मक्खियां होती है, काफी मच्छर होते हैं और रस चूसक काफी कीड़े होते हैं, जिसकी वजह से मतलब ये पौधों में जो सिकुड़ा रोग, जो उसको कोढ़ेवा रोग बोलते हैं, वो होता है। और उसका जो नियंत्रण है उसके लिए काफ़ी सारी दवाइयां हैं। उनमें से दवाइयों का मतलब आप बदल करके अगर यूज करते हैं तो इस तरीके की समस्या से तो सबसे बेस्ट दवा आपको क्या समझ में आई आपके अनुभव? देखिए, अनुभव के हिसाब से अगर कहा जाए तो किसानों को अगर मैं एक सजेशन देना चाहूँ, क्योंकि ज़्यादातर किसान दवा के बीज के दुकान के सहारे ही आश्रित हैं। हाँ, जी, उनको जानकारी नहीं है कि किस तरीके से किस दवा का प्रयोग करना है। तो ऐसे में मैं एक सजेशन दूंगा कि मतलब दवा के प्रयोग में कोताही ना बरतें। अच्छा। दवा का प्रयोग रेगुलर करें। कभी ये इंतजार ना करें कि हमारे खेत में रोग आएगा तब मैं दवा छिड़कूंगा। अगर इस तरीके का मानसिकता बना करके आप खेती करते हैं तो आप खेती में सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे आपने कहा कि कुड़िया रोग, तो मैंने आपको बताया कि उसका जो मुख्य कारक है, क्योंकि आज के डेट में मोबाइल सबके पास है, फोन सबके पास है, तो आप दुनिया भर की वीडियो के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं, तो आपको उसके बारे में सर्च करना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि इस रोग के पीछे जो कारण है वो एक मक्खी है जो इस पत्ते के या इस फल मतलब इस तने के रस को चूस जाती है, जिसकी वजह से ये पत्तियां जो है अंदर की तरफ सिकुड़ जाती हैं। और ये तो तना होता है, ये जैसे अगर इधर के रस चूस लिए तो ये तना यहीं से मोटा होना चालू हो जाएगा, पीछे का तना पतला रहेगा और इसमें सफेद सफेद कलर के जैसे लगा कि फंगस हो गए हैं और इसकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी। तो ये व्हाइट फ्लाइज की वजह से होता है। व्हाइट फ्लाइज में बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे फिप्रोनिल वगैरह है, इसकी मतलब इंट्रापिड है, फिप्रोनिल है। इन सभी दवाइयों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो व्हाइट फ्लाई को आप नियंत्रण में नियंत्रण कर सकते हैं। ये रासायनिक तरीका है। अगर आप मतलब जैविक तरीके से जानना चाहते हैं तो आप नीम का जो नीम ऑयल आता है, नीम ऑयल में भी आपका जो उसका पीपीएम है वो 10,000 के ऊपर रखना चाहिए आपको। 10,000 पीपीएम के लगभग का होगा, तो उससे आपको काफी राहत मिलेगी। और स्टिकी ट्रैप्स आते हैं जो नीले और पीले कलर के आते हैं, उनको आप खेतों में मतलब
जी जी लगाते हैं तो उससे भी आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको गेंदा वगैरह जैसे जो फूल वाले मतलब जो छोटे छोटे फूल वाली चीज़ें आती हैं उनको भी अगर आप खेत में लगाते हैं तो जैविक तरीके से भी आप मक्खियों को नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको रासायनिक और जैविक दोनों तरीके का अगर तालमेल बिठा के चलेंगे तो खेत में ऐसी कोई समस्या नहीं मिलेगी। शुरुआती चरण में ये होता है वाइट फ्लाइज जो है कि वो जब बारिश का मौसम स्टार्ट होता है तो उस समय अंडे और लार्वा उनका बहुत तेजी से मतलब और गर्म मौसम रहता है तो इनके लिए अनुकूल मौसम होता है। हाँ, तो उसमें बढ़ती हैं, उस समय आपको दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा। और उसके बाद सितंबर माह में अगर आप देखें तो करेला बिना रोग का मतलब फलने वाला एक फल हो जाता है। अच्छा। इसमें किसी भी तरीके का आपको परेशानी नहीं, हाँ परेशानी नहीं मिलेगी, उस तरीके के कोई भी कीट पतंगे आपको। तो जुलाई अगस्त तक ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, जुलाई अगस्त में ही अच्छा रेट भी मिलता है। अच्छा रेट मिलता है तो उस समय आप रासायनिक तरीका अपना करके आप काम करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरा ये मानना है। देखिए अच्छा। जैविक और रासायनिक दोनों तरीके से आप करेंगे तो संतुलन भी बना करके चलेंगे और आपका जो है कि आमदनी भी अच्छा रहेगा। और इसमें फंगस की समस्या को कैसे नियंत्रित करते हैं उस समय, जैसे जब ज्यादा मौसम गर्म होता है और बारिश होती रहती है तो फंगस की समस्या आती है। बरसात में अगर किसी भी तरीके की आप फसल मतलब ले रहे हैं, कोई भी सब्जी वर्ग की फसलें आप अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बरसात के मौसम में आपको फंगस का अटैक झेलना पड़ेगा जी। तो उसके लिए अलग अलग तरीके के जो है कि वो फंगिसाइड्स आते हैं। ठीक है, पहली बार में जैसे हम लोग ट्राइकोडर्मा से ड्रेंचिंग करते हैं और उसके बाद अलग जैसे जब स्प्रे करते हैं कीटनाशक दवाओं का तो उसके साथ जैसे आपका आता है ये साफ वगैरह आ जाता है, कोराजिन आता है। तो फंगिसाइड रेगुलर चलाएं, मतलब ये कभी कोताही ना करें कि हम स्प्रे अगर मार रहे हैं 8वें दिन 10वें दिन या 15वें दिन जो भी स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें फंगिसाइड का यूज जरूर करें। क्योंकि मेरा बहुत अनुभव तो नहीं रहा लेकिन मैंने बहुत सारे किसानों को देखा है कि वो फंगिसाइड डालने से बहुत कतराते हैं। उनको लगता है कि इसका कोई यूज नहीं है तो मतलब वो नहीं डालना चाहते हैं। ठीक है, बाकी अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत समझ में आ रही है, खेत में गलन वगैरह की समस्या है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तक जा सकते हैं। अच्छा। ठीक है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप घर पे भी बना सकते हैं। अच्छा। और हाँ बिल्कुल, अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है कि नीला तोता और बुझे चूने की मदद से भी बना सकते हैं। अच्छा। तो काफ़ी सस्ता है और अगर किसी को वो चीज़ चाहिए तो कभी मतलब जिक्र किया जा सकता है उसका। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्योंकि देखिए अगर आप कहीं भी थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका वेटेज आपको मिलता है। ठीक है, तो नीला तोता और ये आपका जो मैंने आपको बताया बुझे चूने की सहायता से आप अच्छा फंगिसाइड मतलब तैयार कर सकते हैं, जो आप मार्केट में जाकर के 300-400 रुपए जो है कि किलो खरीद करके लाते हैं, उससे आप बच जाएंगे। और जितना वो नहीं काम करेगा उतना आप बल्क मात्रा में आप अपने यहाँ बना करके स्प्रे करिए, ड्रेंचिंग करिए, जिस तरीके से आपको करना है पानी के साथ सिंचाई में डाल दीजिए, वो पूरे खेत में जितने भी फंगस हैं सभी तरीकों से आपको निजात मिल जाएगा। अरे वाह, आपने बहुत अच्छा तरीका बताया। तो करीब करीब अगर इस तरह से फसल स्वस्थ हो जाती है मतलब कीड़ों से और बीमारी से जी, तो आपका उत्पादन कब से शुरू हुआ है? मान लीजिए इसका फसल का प्लांटेशन जब आपने किया उसके कितने दिन से? जो है कि हमारी 18 जून के आसपास हमने इसकी बुआई कराई है। 17-18 जून में हमारी बुआई हुई है और हमारी पहली हार्वेस्टिंग जो है 26 जुलाई से स्टार्ट हुई है। 26 जुलाई से लगभग 47 दिन में हमने इसका हार्वेस्टिंग लेना स्टार्ट किया है। तो आपकी फसल पीक पर कब आ जाएगी? ये मान के चलिए कि 15 अगस्त के बाद से, 15 से 20 अगस्त के बाद से, अभी 1 महीना हो गया लगभग पीक पर है। तो करीब करीब पीक पर जाने का मतलब जब पूरी तरीके से जो आपका झमरा बना हुआ है ये पूरी तरीके से लताएं फैल जाए तो मान के चलिए कि फिर आपका प्रोडक्शन पीक पर हो जाएगा। उसके बाद आप फिर अच्छी टॉनिक का यूज करिए। अच्छा। तो और टॉनिक जब भी यूज करें थोड़ा सा बढ़ा करके करें, ये मेरा मानना है। अच्छा। जैसे बहुत सारे किसान 30 ml 40 ml प्रति टंकी डाल रहे हैं तो आप 10 ml बढ़ा करके भी डालेंगे तो उससे आपको उत्पादन में वृद्धि मिलेगी और पौधे पर कोई असर नहीं दिखेगा। अच्छा जी। तो करीब करीब आधा एकड़ में आपको कितना उत्पादन मिल जाता है एक बार की हार्वेस्टिंग में? और कितने दिन पर हार्वेस्टिंग करते हैं? 2 दिन का गैप होता है। जैसे आज तुड़ाई हुई तो कल परसों नहीं होगी, अगले दिन मतलब नरसों मतलब चौथे दिन तुड़ाई करना। चौथे दिन तुड़ाई कर रहे हैं इस समय। तो हाफ एकड़ से मान के चलिए 3.5 क्विंटल 4 क्विंटल 4.5 क्विंटल 5 क्विंटल तक की उत्पादन, मतलब 3 से 5 क्विंटल। हाँ 3 से 5 क्विंटल एवरेज आप मान के चलिए कि 4 क्विंटल का उत्पादन, 4 क्विंटल का औसत मिला है। 4 क्विंटल 3.5 क्विंटल के बीच में रहता है। अच्छा। तो चौथे दिन इसका मतलब कि करीब करीब 8 तुड़ाई एक महीने में? महीने में 8 तुड़ाई। महीने में 8 तुड़ाई आराम से महीने में 8। तो 25 क्विंटल के आसपास ज़्यादा जाएगा, 32 से 35 क्विंटल। अच्छा 35 क्विंटल। हाँ 32 से 35 क्विंटल के आसपास। 35 क्विंटल हाफ एकड़ में। हाफ एकड़ में। और 1 एकड़ की बात लेते हैं तो मान के चलिए 70 हो गया क्विंटल के आसपास।
65-70 रख तो लीजिए। पूरे लाइफ टाइम में लगभग 150 कुंटल से ऊपर चला जाता है। आराम से 150 कुंटल 1 एकड़ में आराम से निकल जाना चाहिए। उससे ऊपर भी जा सकता है, वो आपके प्रबंधन के ऊपर है। आप अगर पौधे को अच्छे तरीके से, जैसे अभी आप ये मान के चलिए कि ये पौधा आप 20 सितंबर को खड़े हैं, 3 महीने से ऊपर की फसल हो चुकी है। हाँ। और अब धीरे धीरे इसमें जो है कि ये पीली पत्तियां पड़ना स्टार्ट होगी। अभी देखिए फिर, क्योंकि अभी इसका स्प्रे हुआ था। हाँ। और इसमें अभी एनपीके का यूज नहीं किया है। अच्छा। तो स्प्रे के थ्रू अब इस बार एनपीके और इसके साथ बोरान का जो लिक्विड आता है घोल, बोरान, और साथ में पोटास का जो नीचे जैविक में बेसल नहीं, रासायनिक खाद में जमीन के माध्यम से पोटास की मात्रा को बढ़ाएंगे। हाँ। क्योंकि फसल अब धीरे धीरे, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये फसल जो है सिकुड़ रही है। हाँ। ठीक है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे पौधा जो है कि वो अपने अंतिम अवस्था में जा रहा है। तो इसको आप प्रबंधन अगर सही से रखेंगे, उसमें पोटेशियम की मात्रा को अगर मेंटेन कर दिया जाए, साथ ही साथ बोरान का रेगुलर स्प्रे किया जाए, तो ये जो फल जो है टेढ़े हो रहे हैं, फलों का साइज जो डिस्टर्ब हो रहा है, और जो पत्तियों की जो पीलेपन आ रहे हैं, फलों का कलर फेड हो रहा है, इन सबसे आप बचे रहेंगे। और आपका पौधा जो है कि 10 से 15 दिन 20 दिन और एक्स्ट्रा आपको उत्पादन दे देगा। तो कुल मिलाकर के इनिशियल खर्चे निकल सकते हैं, उससे ज्यादा ही निकालेंगे आप, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस समय तो रेट क्रैश कर गया है, लेकिन ज्यादातर समय में रेट क्रैश सिर्फ त्योहार की वजह से है। अच्छा। बाकी इसको रेट क्रैश नहीं कहेंगे। 2 दिन 4 दिन की मंदी को मंदी नहीं कहा जाता। जब मंदी अगर एकदम तरीके से मंदी हो जाए तो उसको मंदी कहा जाए। अच्छा। एवरेज रेट इस साल मान के चलिए कि 30 रुपए के आसपास पड़ा है। 30 रुपए एवरेज रेट पड़ा है। तो करेले के लिए 30 रुपए का रेट बहुत आदर्श रेट। हाँ। अगर आप 1 एकड़ खेती कर रहे हैं और अगर आपको औसतन 30 रुपए का रेट मिल जाए, तो अगर आप 150 क्विंटल, मेरा मानना है कि अगर 125 क्विंटल भी अगर आप उत्पादन ले पाते हैं 1 एकड़ में, तो ये मान के चलिए कि आप 3 लाख रुपए के आसपास। तो इसके साथ साथ मैंने देखा कि आप इस पूरे प्लाट का जो 16 बिस्सा का प्लाट है, आपने किनारे बरबटी लगा रखा था। हाँ। उसके बाद एक लाइन आपने उसमें जो है मक्का लगाया हुआ है जी। तो आप उसका भी गणित समझाइए कि इसका क्या बेनिफिट होता है, जो साथ में आप इस तरह से खेती करते हैं, और उससे क्या लाभ हो पाएगा। जब हम किनारे किनारे बांस लगाते हैं जी, तो बांस को सपोर्ट देने के लिए हम उसके अपोजिट साइड में स्टे डालते हैं। हाँ, तो जमीन के अंदर स्टे होता है। हाँ जी। तो बांस से स्टे की दूरी लगभग 2 फीट होती है। हाँ जी जी। तो 2 से 2.5 फीट, लोग 3 फीट भी रखते हैं जी। तो जो ये 2 फीट की जो जगह बचती है, उसमें हमारा जो पंडाल है या जो झमड़ा है वो बनता नहीं है जी। जब भी झमड़ा बनेगा हमारा बांस के अंदर बनेगा। हाँ। तो वो 2-2.5 फीट की जो जमीन है हमारी एक तरीके से पूरी तरीके से पड़ती रह जाती है, वो वेस्टेज रह जाती है। हाँ। तो हम किनारे साइड क्या करते हैं कि हम जो है कि बरबटी, या जिसको हमारे यहाँ बोड़ा बोलते हैं, बोड़े का लतर वाला जो वैरायटी आता है वो लगा देते हैं। तो वो उसी बांस के सहारे वो चढ़ जाता है। और बांस, ये जो बोड़े की फसल होती है, ये करेले का उत्पादन आने से पहले उसका उत्पादन शुरू हो जाता है। अच्छा जी। मान के चलिए कि 35 से 40 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, और ये 60, 65, 70 दिन तक जाते जाते खत्म हो जाता है। तो जब आपका करेला पीक पॉइंट पर हार्वेस्टिंग के लिए आएगा, तब तक आप उससे वो मतलब बोड़े का फसल वहां से निकाल चुके होंगे। हाँ। बोड़े के साथ साथ हम उस साइड जो हमारी जो जमीन बची है, जिसमें से हमें आना जाना भी नहीं है, उधर हमारे लिए कोई यूज नहीं है, उसमें हम मक्का लगाते हैं। हाँ, मजदूरों के माध्यम से मक्का लगा देते हैं। तो मक्का क्या करता है कि मक्के में भी जब घुआ फूटता है या जो उसकी जो जीरा निकलता है, उससे भी हमें थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है इंसेक्ट वगैरह से। प्लस उसके बाद जो डस्ट पार्टिकल्स उड़ करके आने वाले होते हैं खेतों में, जो पेड़ों की पत्तियों पे धूल जमा हो जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण का जो काम है वो स्लो हो जाता है। तो धूल वगैरह से रोक के लिए मक्का लगा देते हैं। और तो मक्के से भी हमें अच्छी खासी उत्पादन हो जाती है, साथ में बोड़ा मिल जाता है, और हमारी मेन फसल जो है करेला वो रहती है। तो वो उतना जो हमें प्रॉफिट होता है वो एडिशनल हो जाता है। अगर तो आप इस छोटे से प्लाट में बरबटी से कितना कमा पाए हैं? मान के चलिए 10 से 11 हजार रुपए की सेल। 10 से 11 हजार का बरबटी मिल गया। मक्का 2-3 हजार रुपए का मक्का हो गया। 3 हजार का मक्का भी मिल गया। तो 10-15 हजार रुपए। 10-15 हजार रुपए मिल गए। 15 हजार रुपए आपके, मतलब जो बांस में आप इस्तेमाल किए, निवेश किया, निकल गया। निवेश था वो निकल गया। तो आप लोग देख लीजिए किसान भाइयों, ये प्रगतिशील किसान विपुल सिंह भैया हमारे साथ थे आज, और इन्होंने जिस प्रकार की जानकारी दी है, डीप में गहराई में जा कर के, तो जितनी अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल पाई है, आप लोग बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसलिए कि ऐसे लोगों से बहुत कम ही मुलाकात हो पाती है। लगभग ज़्यादातर लोग इसी प्रकार के हैं कि वो किसान तो होते हैं,
वो जब जाते हैं दुकानदार के पास, कृषि दुकानदार के पास, तो उससे मांग लेते हैं कि फलनवा रोग लगल बा, अमेरिकन एकर दवाई बता दा, तो वो दवा जो दे देते हैं वहीं फेंक देते हैं। वो अपने मन से दवा देते हैं, उनको ये तो पता नहीं है। तो आपको ये करना है कि जब आप खेती करते हैं तो जो दवाएं हैं उसको रिसर्च करके आप चाहे जैसे जानकारी लेकर ही और रोग के अनुसार दवाई करें, और उस दवा का बाकायदा एक की कॉपी भी रखें जिसमें आप लिखें कि मैंने इस फसल को किस दिन लगाया था, कौन सी वैरायटी लगाई थी, और इसमें उत्पादन हुआ, कितने दिन में उत्पादन शुरू हुआ, क्या क्या खाद हमने इस्तेमाल किया और कौन सी दवा इस्तेमाल किया जिससे हमको लाभ मिला। जब आप इस तरीके का सिस्टम बना करके चलेंगे तो अगले इस साल जो गलतियां हुई हैं वो अगली साल नहीं करेंगे आप। और ऐसे दिमाग में रखे रहेंगे कि जोन है भैया दुकानदार हुआ हम फेंक दे, तो वो तो अपने फायदा का बात करिए भैया, तो उनके भाषा में ऐसा समझा कि वो फेंका जी हैं, वो फेंका जी हैं, खुदा फेंका जी, तो वो आपके ध्यान में देवे कि हाँ ये दे के अगर आप खेती करिए तो निश्चित सफलता मिली। तो टॉपर किसान चैनल के आपने समय दिया, इसके लिए विपुल सिंह भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी मंगल कामनाएं। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आगे भविष्य में आने वाले समय में भी हमारे किसान भाइयों का आप उत्साहवर्धन करते रहेंगे, जिससे हमारे किसान भाई लोग खेती में कुछ अच्छा करके अपनी आजीविका को और मजबूत बना पाएंगे और अपने ज़िंदगी को सफल बना पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका। तो इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए आप लोगों से भी यही निवेदन करता हूं कि अगर आज की यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ये देखता हूं कि आप लोग 88% लोग हैं ऐसे कि जो वीडियो तो हमारा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। मैं कुछ नहीं मांगता हूं, लेकिन कम से कम इतना तो ज़रूर कीजिए जिससे हमारा सम्मान भी बढ़ सके और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लाता रहूँगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।